वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यहाँ से जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है हर बार आपके एग्ज़ाम में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, और उसके बाद एक क्वेश्चन नरेशन से ज़रूर पूछता है। और आपने देखा होगा कि आपका एग्ज़ाम भी अब नज़दीक आ रहा है, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाऊं, और ये वीडियो जो हमारी बनेगी कम से कम 3-4 पार्ट में हो पाएगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना है। जैसे एक तो टेंस का होता है, टेंस के बाद भी उसके बाद फिर इम्परेटिव सेंटेंस वगैरह आता है, इसके बाद फिर आता है आपका सम स्पेशल केसेस। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। लेकिन इसका मैंने देखा कि अक्सर बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि जो इसका रियल कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी क्वेश्चन उनका छूट जाता है। ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आज हम दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये भी बताऊंगा। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, खास तौर पर जो बच्चे एयरफोर्स XY की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कहाँ से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में होता क्या है कि कभी कभी बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि किस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, किस सेंटेंस का नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैं उनको बताना चाहूँगा कि पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस उस सेंटेंस का नहीं हो पाता है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, सकर्मक क्रियाओं का जो है ट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। अगर किसी वर्ब का उसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, राइट। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आज हम जो पार्ट 1 ले रहे हैं बच्चों, उसमें सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि एक आप लोग चार्ट बना लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चार्ट में आप लोग नोट करेंगे, इधर एक्टिव नोट करिए, और इधर आपका क्या रहेगा बच्चों, पैसिव रहेगा। ठीक है, इस चार्ट को पर हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे। अगर बच्चों ध्यान रखिएगा, V1 आएगा या V1 के साथ वर्ब में यस, ES या IES भी हो सकता है, या डू डज के साथ आपका क्या दिया है, B1 दिया है, राइट। डू डज के साथ क्या दिया है, B1 दिया है। तो क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा हम कलर बदलना चाहेंगे। देख रहे हैं कुछ बच्चे हैं, बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर हम इसको कलर बदल दे रहे हैं, राइट। हम ब्लैक इंक का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर एक्टिव में क्या रहेगा बच्चों, B1 रहेगा, या आपका B1 के साथ कभी कभी यस, ES भी लगा रहता है, ऐसा रहेगा। या डू डज के साथ बच्चों अगर B1 आएगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करेंगे, इज, एम, आर प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे, राइट। इज, एम, आर प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। और या आपका V2 दिया है, सपोज करिए V2 दिया है, या डिड के साथ B1 आया हुआ है, तब भी हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं बच्चों, वाज। अब क्या करेंगे, वाज वर प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे, राइट। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर V1 के साथ यस, ES लगा है या नहीं भी लगा है तब भी हम इज, एम, आर प्लस V3 रखेंगे, या डू डज के साथ V1 आ रहा है तब भी इज, एम, आर प्लस V3 रखेंगे, या V2 अगर आ गया, V2 आ गया, या तो डिड के साथ V1 आ रहा है तब भी हम वाज वर प्लस V3 रखेंगे। आज हम इसी दो को लेकर चलेंगे पहले। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट, ये दोनों का कंसेप्ट आज हम दिखाएंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ठीक है, बाकी का जो है पार्ट 2 में हम लेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ सेंटेंस हमने जैसे लिखा, यहाँ पर हमने एक्टिव में लिखा, कि सी sings a sweet
शी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, राइट। अब यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा पैसिव वॉइस में होता क्या है कि वर्ब से आप क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखिएगा वर्ब से आप क्वेश्चन करेंगे, वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट से या whom से करेंगे, ठीक है। शी सिंग्स व्हाट, वह क्या गाती है, एक मधुर गीत गाती है। तो वर्ब से जब व्हाट या whom का क्वेश्चन करेंगे तो जो आएगा वही आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर व्हाट या whom का क्वेश्चन करने पर आंसर नहीं आ रहा है तो ये ध्यान रखिएगा कि उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा अगर वेयर का आंसर आ रहा है, अगर वेयर का आंसर आ रहा है वर्ब से क्वेश्चन करने पर, या हाउ का आ रहा है या व्हेन का आ रहा है, तब भी उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि वेयर हाउ का आंसर देने वाला हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। और एडवर्ब कभी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो पैसिव वॉइस हम उसका नहीं बना पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए अब जैसे मान लीजिए कि अब इसका बनाना है, ठीक है, यहाँ पर इसका बनाना है तो ऑब्जेक्ट ये हमारा ये इधर आएगा और ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो क्या होगा पैसिव वॉइस में, अ स्वीट सॉन्ग। अब देखिए बच्चों सबसे पहले फोकस करेंगे आप वर्ब पर। वर्ब V1 मिली है, अगर V1 आया है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, यहाँ पर हमने दिया है अगर V1 आ गया है तो EJMR प्लस V3 में से कोई एक आएगा पैसिव वॉइस बनाते समय, राइट। तो यहाँ पर देखिए अ स्वीट सॉन्ग हमारा ये सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा बच्चों, इज आएगा। अ स्वीट सॉन्ग इज संग, थर्ड फॉर्म संग बाई क्या होगा, हर होगा। बोलिए अ स्वीट सॉन्ग इज संग बाई हर। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया इस तरह से कि ही मेक्स बटर फ्रॉम मिल्क, राइट। ही मेक्स बटर फ्रॉम मिल्क। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में दिया है बच्चों, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है कि ये मिल्क को लेकर बनाना शुरू कर देता है, राइट। अब ये आपका गलत हो जाएगा अगर आप मिल्क को लेकर बनाओगे तब। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो वर्ब है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है। बोलिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, न कि ये ऑब्जेक्ट जरूर है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, न कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, राइट। कभी कभी मैंने देखा है स्टूडेंट यहाँ से, या आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहाँ पर भी स्टार्टिंग यहाँ से कर देता है, मिल्क से कर देता है, लेकिन आपका मिल्क कभी भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन इस प्रेपोजिशन का, और इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ये है। जैसे आप व्हाट का क्वेश्चन करिए, ही मेक्स व्हाट, वह क्या बनाता है, तो बटर बनाता है। यानी व्हाट का आंसर देने वाला जो होगा वही ऑब्जेक्ट होगा, और उसी को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि बटर है, बटर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब बच्चों जानते होंगे कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, राइट। ऑलवेज टेक क्या, सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो बटर आपका इधर आएगा तो बटर इसको लोगे, बटर, उसके बाद बटर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, इज मेड, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा, राइट। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाई हिम। तो बटर चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या लिया, सिंगुलर लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले आप वर्ब पर फोकस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा होता तो इसमें 4 ऑप्शन होता, राइट। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ये क्वेश्चन यही लिखा हुआ है इस तरह, और इसके नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट क्या करता है कि कभी कभी वो उस ऑप्शन को भी पढ़ता है जिसमें वाज वेयर
या हैज हैव का प्रयोग हुआ है या विल शैल का प्रयोग हुआ है, उस ऑप्शन को भी पढ़ता है। जबकि आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर आपने देखा कि V1 दिया हुआ है, राइट, V1 दिया हुआ है तो स्वाभाविक है V1 के लिए क्या आता है, V1 के लिए आपका इज एम आर प्लस V3 में से कोई एक आएगा। आप हैज हैव या विल शैल वाला ऑप्शन पढ़कर आप अपना टाइम गंवा रहे हो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते समय टाइम मैनेजमेंट प्लस एक्यूरेसी पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज कभी कभी ये होता है कि आपका आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब आपको वर्ब पता चल गई कि V1 दिया है, अब V1 है तो पैसिव वॉइस में उसी आंसर को देखोगे जिसमें इज एम आर प्लस V3 में से कोई एक होगा। वाज वेयर वाला ऑप्शन आपको नहीं देखना है, हैज हैव वाला ऑप्शन आपको नहीं देखना है, क्योंकि उसको पढ़ोगे तो आपका टाइम आपका क्या होगा, जैसे 5 मिनट भी 5 सेकंड भी लगाया आपने, तब भी आपका टाइम क्या हो रहा है, अब उसमें माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले वर्ब देखोगे। वर्ब में अगर मान लीजिए V1 मिला है तो उसी ऑप्शन को पढ़ोगे जिसमें इज एम आर प्लस V3 होगा। मान लीजिए यही अगर V2 होता, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, तब भी आप अब किसको पढ़ोगे, तब वाज वेयर प्लस V3 को पढ़ोगे। इज एम आर या हैज हैव को पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। अब आइए दिखाते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये आया था आपके एग्जाम में, पूछा था कि ही नाइदर क्वेश्चंस नार अंडर स्टैंड्स देम, राइट। ही नाइदर क्वेश्चंस नार अंडरस्टैंड्स देम। अब यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब वही टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यहां पर ये V1 है और यहां पर भी ये आपका क्या है, V1 दिया हुआ है, राइट। V1 दिया है तो इसका मतलब कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमको इज एम आर प्लस V3 में से कोई एक आएगा, राइट। अब इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो ही नाइदर क्वेश्चंस नार अंडरस्टैंड्स देम, तो देम जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो देम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया, दे के साथ आर आएगा, दे आर नाइदर क्वेश्चनड नार अंडरस्टूड बाई हिम, राइट। अब यहां पर ध्यान रखिएगा V1 है तो पैसिव वॉइस बनाते समय V1 किस में आ जाएगी, थर्ड फॉर्म में। यहां पर भी ये वर्ब है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब किस में आएगी, थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो कंसेप्ट वही है, बेसिक वही है, इसी पर सिर्फ इसने क्या किया है, आपके सेंटेंस में नाइदर नार का प्रयोग कर दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब आइए दो क्वेश्चन में और दिखा रहा हूं कि दोनों ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन था इस तरह से कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। और तीसरा क्वेश्चन था इस तरह से, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, राइट। अब यहां पर सवाल ये उठेगा कि ये एक्टिव दिया है कि पैसिव दिया है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, यहां पर इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज के बाद यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है, राइट। तो आइए देखते हैं, जो मैंने चार्ट स्टार्टिंग में बनाया था वो क्या था। ये देखिए आपके सामने ये चार्ट जो बना था वो क्या है, इज एम आर प्लस V3 आ रहा है, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब ये क्या दिया है, पैसिव दिया है। इसको आपको एक्टिव बनाना है, राइट। इस तरह से याद करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि क्लियर पता चल जाता है कि सेंटेंस एक्टिव में लिखा है कि पैसिव में लिखा है। अब इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब पैसिव दिया है, इसको आपको क्या करना है, इसका एक्टिव बनाना है, राइट।
अब इसके एक्टिव में क्या होगा फिर, अब देखिए इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब बच्चे क्या करते हैं कभी कभी कि ऑल ओवर वर्ड से सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ओवर क्या है, ओवर आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसका ऑब्जेक्ट, इस प्रेपोजिशन का। यहाँ पर भी ये क्या है बच्चों, प्रेपोजिशन है, कंट्री क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसका, इस प्रेपोजिशन का। और हमको चाहिए वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है कि अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी कि पूरे संसार में इंग्लिश कौन बोलता है, या पूरे देश में दिवाली कौन मनाता है, राइट। अब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट इन्होंने नहीं दिया है, इसका मतलब कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, वो आपको क्लियर पता चल जाना चाहिए कि क्या हो सकता है। जैसे अगर हमने बोला कि ही वाज अरेस्टेड, वह गिरफ्तार है, तो गिरफ्तार करने का काम कौन करेगी, पब्लिक तो नहीं करेगी, पुलिस करती है, तो आपको वहाँ पर पुलिस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका, अब इसका जब आप एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो आप क्या यूज करेंगे, पीपुल का प्रयोग अपने से करेंगे। पीपुल स्पीक, स्पीक चूंकि पीपुल प्लूरल है इसलिए स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड, राइट। पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पीपुल प्लूरल है इसलिए ये भी क्या है आपका, प्लूरल है, राइट। अब पीपुल आप अपने से लगाओगे, इसमें भी दिवाली कौन मनाता है, लोग मनाते हैं, तो यहाँ पर भी वही काम करोगे, क्या, पीपुल सेलिब्रेट, सेलिब्रेट दिवाली, दिवाली ऑल ओवर दी कंट्री। बोलिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पैसिव से एक्टिव कैसे समझोगे, वो क्लियर पता चल जाएगा। अगर इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है तो समझ जाइए कि पैसिव दिया है, राइट। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मान लीजिए ये हमने प्रेजेंट का बताया, पास्ट में भी तो हो सकते हैं सेंटेंस। मान लीजिए कि अभी एक सेंटेंस मैं पास्ट का लिख रहा हूँ, सेंटेंस इस तरह से है कि गांधी जी started quit India movement, गांधी जी started quit India movement in 1942, राइट। अब ये सेंटेंस दिया हुआ है तो सबसे पहले एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय बच्चों सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात होती है वो वर्ब होती है। तो हमने वर्ब पर फोकस किया तो वर्ब क्या मिला, V2 मिल गया, राइट। वर्ब आपका V2 मिल गया है, सेकंड फॉर्म मिल गया है। इसका मतलब कि एक्टिव में जब V2 रहता है तो पैसिव में वाज वेयर प्लस V3 आता है, राइट। तो गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया था, वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करोगे तो क्या आएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा आंसर। इसका मतलब यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम इधर आएंगे, क्या बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस में, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज, क्योंकि V2 है तो वाज वेयर आएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1942, राइट। तो सबसे पहले वर्ब पर फोकस करिए, वर्ब में क्या दिया है, अगर V2 दिया है तो पैसिव वॉइस में वाज वेयर प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा इन्होंने। क्वेश्चन दिया था इस तरह से, शी वाज एडवाइज्ड 15 days रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी, राइट। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शी वाज एडवाइज 15 days रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। ये 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा है। यहाँ पर जो बच्चे जानते होंगे एक CPO का एग्ज़ाम होता है और एक होता है CDS, ये दोनों में एक इस तरह से क्वेश्चन पूछा है।
शी वॉज एडवाइज 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी, राइट। अब यहाँ पर देखिए वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस दिया है, ठीक है। ये क्या दिया गया है? पैसिव वॉइस दिया गया है। तो अब इसका हमको एक्टिव बनाना है। तो अब जब एक्टिव में ये जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो उसने क्या किया था? 15 डेज से बना दिया था, सर्जरी से बना दिया था, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। अब सर्जरी जो है ऑब्जेक्ट तो जरूर है, लेकिन बच्चों किसका है? इस प्रेपोजिशन का है। बोलिए, इस प्रेपोजिशन का है। तो यहाँ पर क्या है कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, बाई करके नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि जब अब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो खुद से क्वेश्चन करो कि सर्जरी के बाद, क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल है कि सर्जरी के बाद आपको एडवाइस कौन देता है? तो एडवाइस सिर्फ डॉक्टर देता है कि लोग देते हैं? कोई भी दे सकता है आपको? नहीं। तो यहाँ पर जो आप पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो यहाँ पर लिखोगे क्या? द डॉक्टर एडवाइज्ड हर 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। बोलिए, यहां पर क्योंकि सलाह कौन देता है? डॉक्टर देता है। तो डॉक्टर को आप अपने से लेकर आओगे। यहाँ पर शी वाज एडवाइज 15 डेज, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगेगा, एपोस्ट्रॉफी यस भी लगेगा। 15 डेज रेस्ट, 15 दिन का आराम कह रहा है, तो 15 डेज एपोस्ट्रॉफी यस भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा एपोस्ट्रॉफी यस, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी यस बल्कि पूरा नहीं लगाओगे आप, इसको आप ऐसे लिखोगे 15 डेज, चूँकि प्लूरल बना हुआ है तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी मार्क लगाओगे, यहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफी मार्क लगेगा बस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये डॉक्टर आप अपने से लगाओगे तब ये सेंटेंस बन पाएगा, अदरवाइज इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्योंकि उसने बाय द डॉक्टर अगर दे दिया होता, यहाँ पर ऐसे लिखता है कि शी वाज एडवाइज 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी बाय द डॉक्टर, अगर दे देता तब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, लेकिन उसने दिया नहीं, वो अंडरस्टूड होता है। कभी कभी वो ऑब्जेक्ट देता नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। जैसे अगर आपने अभी एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा था कि ही वाज अरेस्टेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये अगली वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, राइट। अब ये पैसिव वॉइस दिया है, इसका एक्टिव बनाना है, तो आप क्या बोलोगे? द पुलिस अरेस्टेड हिम। बोलिए, द पुलिस अरेस्टेड हिम। अब यहाँ पर देखिए इसका आप जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या लिखोगे? हिम इधर आएगा तो ही हो जाएगा, ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। उसने अंडरस्टूड है इसलिए छोड़ दिया। कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर बार बाई का प्रयोग करें, क्योंकि गिरफ्तार करने का काम कौन करती है? पुलिस करती है। इलाज करने का काम कौन करता है? डॉक्टर करता है। सलाह देने का काम सर्जरी के बाद कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। तो इस ऐसे सेंटेंस अंडरस्टूड होते हैं, उसमें आपको अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ। नंबर 3 हमने लिखा कि when the conductor blows the whistle, comma, the driver stops the bus, right? When the conductor blows the whistle, the driver stop the bus, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर फुल स्टॉप किया हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, क्योंकि अफर्मेटिव व्हेन उसके बाद सब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। ये व्हेन का इंट्रोगेटिव भी बनेगा, लेकिन वो चीज़ अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए व्हेन द कंडक्टर ब्लोज द व्हिसिल द ड्राइवर स्टॉप द बस। जब कंडक्टर सीटी बजाता है
तब ड्राइवर बस रोक देता है, राइट। तब ड्राइवर क्या करता है, बस रोक देता है। अब यहां पर देखिए, अब ये दो सेंटेंस हैं आपका, एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस यहां से शुरू है, कामा के बाद ये है, ठीक है। अगर इस तरह से सेंटेंस आ रहा है तो अब इसका पैसिव वॉइस आप बनाते समय क्या करेंगे, इसमें दोनों सेंटेंस को का आप क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर अब इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो इस तरह से बनेगा, क्या बनेगा, व्हेन को आप अपनी जगह उतार लीजिए, व्हेन, उसके बाद इसको बनाइए द कंडक्टर ब्लोज द विसिल। विसिल हमारा ऑब्जेक्ट है, कंडक्टर क्या बजाता है, सीटी बजाता है, तो विसिल हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। तो व्हेन दी विसिल, व्हेन द विसिल इज ब्लू ब्लोन, इज ब्लोन बाय द कंडक्टर, बाय द कंडक्टर कामा। अब इसके बाद इसको बनाओगे द ड्राइवर स्टॉप द बस, ड्राइवर क्या रोकता है, बस रोकता है। इसका मतलब कामा के बाद अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, द बस इज स्टॉप्ड बाय द ड्राइवर, स्टॉप्ड बाय द ड्राइवर, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बेसिक एकदम अगर आपका क्लियर रहेगा तो एक्टिव और पैसिव वॉइस या आपका जो नरेशन होता है, ये दो ऐसे टॉपिक होते हैं बच्चों कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ये ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम से आपसे छूटेगा नहीं, आप एकदम सही करके आओगे। क्यों, क्योंकि इसका अगर आपके कंसेप्ट, और बहुत लिमिटेड कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे इसमें रूल्स हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक सेंटेंस में और ले रहा हूँ बच्चों, थोड़ा देखिए। अब थोड़ा सा हम चाहेंगे थोड़ा सा निगेटिव ही बता दें। निगेटिव में इस तरह से सेंटेंस लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए लिखा है सी डज नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम दी गार्डन, राइट। सी डज नॉट प्लग्स फ्लावर फ्रॉम दी गार्डन, सी डज नॉट प्लग फ्लावर फ्रॉम दी गार्डन। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का आ गया है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी V1 आ गया है, V1 डू डज के साथ अगर V1 आएगा तो पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस V3 करेंगे। अगर डिड के बाद V1 आएगा तो वाज वेर प्लस V3 का प्रयोग करोगे, राइट। तो अब इसका पैसिव वॉइस मान लीजिए बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सी डज नॉट प्लग फ्लावर फ्रॉम दी गार्डन। तो फ्लावर्स, सी डज नॉट वाट, वो क्या नहीं तोड़ती है, फ्लावर्स। अब देखिए फ्लावर्स को लेकर आओगे इधर तो यहां पर क्या होगा, फ्लावर्स आर नॉट प्लग्ड, फ्लावर्स आर नॉट प्लग्ड फ्रॉम दी गार्डन बाई क्या, हर। फ्लावर्स आर नॉट प्लग्ड फ्रॉम द गार्डन बाई हर, ऐसा भी कर दोगे तब भी गलत नहीं होगा। फ्लावर्स आर नॉट प्लग्ड बाई हर फ्रॉम द गार्डन। देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय तब तक सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा जब तक वो उसका मीनिंग, अगर उसकी मीनिंग बदल जाएगी तब वो गलत हो जाएगा। तो अभी इसकी मीनिंग वैसे करने पर भी बदल नहीं रही है, इसका मतलब वैसे भी बन सकता है। तो क्या इसका बनेगा, फ्लावर्स आर नॉट प्लग्ड फ्रॉम द गार्डन बाई हर, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों इस तरह से निगेटिव पर पूछा था आपके एग्जाम में। क्वेश्चन इस तरह से था, अ लायन डज नॉट ईट ग्रास however hungry he may be, राइट। सेंटेंस क्या कह रहा है कि अ लायन डज नॉट ईट ग्रास, हाउएवर हंग्री ही मे बी।
तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन आया है, अ लायन डज नॉट ईट ग्रास हाउ वेयर हंग्री ही में बी। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो ये इसका पैसिव बनेगा बच्चों, लेकिन इसका नहीं बनेगा क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है और ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट उसमें नहीं है, और जिसका ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो पहले इसको बनाइए आप। तो ग्रास से शुरू होगा, तो क्या होगा, ग्रास इज नॉट ईटेन बाई अ लायन, कामा इसको ऐसे उतार दोगे आप क्या, हाउ एवर हंग्री ही में बी, राइट। तो सिर्फ इसका बनाओगे उसका नहीं बनेगा। ग्रास अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। कल हम आएंगे नेक्स्ट, नया एकदम मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो मिलेगा वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 2 को हम लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक। जय हिंद।